हेलो सीआईबी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने सीआईबी के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग लिया है तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर रूरल बैंकिंग के फुल सिलेबस के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि रूरल बैंकिंग का सिलेबस क्या है। उसके बाद रूरल बैंकिंग की जो सिलेबस प्रायोरिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन कौन से चैप्टर और मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना सको। इसके साथ साथ हम मॉड्यूल वेटेज की भी बात करेंगे कि रूरल बैंकिंग के सिलेबस के अंदर किस मॉड्यूल की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वेटेज है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि 5 डेज के अंदर आप रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने पहले अटेम्प्ट में रूरल बैंकिंग को क्लियर जो है वो कर पाए। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो बिना किसी देरी के सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, हम क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रूरल बैंकिंग का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि रूरल बैंकिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से मॉड्यूल है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूरल बैंकिंग की सिलेबस प्रायोरिटी, यानी कि रूरल बैंकिंग के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, ऐसे कौन से मॉड्यूल हैं जो कि दूसरे की कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले आपको उन्हीं को प्रिपेयर करना है। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आप ज्यादा टाइम दे सको, उसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सको। तो मैं आपको बताऊंगा कि रूरल बैंकिंग के सिलेबस के अंदर कौन से मॉड्यूल और चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी और वेटेज की बात करेंगे कि हमारा कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है। और लास्ट में हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि आप रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन जो है वो 5 दिनों में कैसे कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, 5 दिनों में आप रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर फॉलो जो है वो करते हैं। ठीक है। तो ये जो वीडियो बनाई गई है वो यहाँ पर काफी ज्यादा एनालिसिस करके जो प्रीवियस ईयर में रूरल बैंकिंग का एग्जाम आया उसका एनालिसिस करने के बाद बनाई गई है, जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन से चैप्टर, कौन से मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसमें से ज्यादा मार्क्स जो है वो आते हैं। हालांकि जो आईआईबीएफ है वो अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। ठीक है। तो आपको इस वीडियो के सहारे ही नहीं चलना है, आपको खुद से भी यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, पर ये वीडियो आपको काफी यहाँ पर हेल्प जो है वो पहुंचाने वाली है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है हमारा मॉड्यूल बी, मॉड्यूल ए। ठीक है। तो देखो, अगर हम रूरल बैंकिंग की बात करते हैं, रूरल बैंकिंग के अंदर टोटल 4 मॉड्यूल्स है। कितने मॉड्यूल्स है? 4 मॉड्यूल है, जिसमें से पहला मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए जो है वो रूरल इंडिया के साथ डील करता है, यानी कि मॉड्यूल ए के अंदर आप बेसिकली हमारा जो रूरल एरिया है इंडिया के अंदर उसके बारे में पढ़ोगे कि हमारा जो रूरल सेक्टर है वो कैसा है, हमारा रूरल एरिया कैसा है। इसके अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो पहला चैप्टर है डेमोग्राफिक फीचर्स, उसके बाद रूरल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उसके बाद हमारा यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज, इशू कंसर्निंग रूरल एरियाज। ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो कि मॉड्यूल ए के अंदर जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूरल बैंकिंग का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। तो रूरल बैंकिंग का जो सिलेबस है वो टोटल 4 मॉड्यूल्स में जो है वो डिवाइडेड है। पहला मॉड्यूल क्या है? हमारा मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए का जो नाम है वो है रूरल इंडिया। तो मॉड्यूल ए के अंदर बेसिकली हम रूरल एरियाज के बारे में, रूरल पॉपुलेशन के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसके चैप्टर देखो कौन कौन से है। पहला चैप्टर है डेमोग्राफिक फीचर्स, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, फिर है एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी और इश्यूज कंसर्निंग रूरल एरिया। तो बेसिकली यहाँ पर आप किस चीज के बारे में पढ़ोगे कि हमारा रूरल सेक्टर कैसा है, वहां पर जो पॉपुलेशन रहती है वो कैसी है। ठीक है। और रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ पर लेके आ रही है और कौन कौन से इश्यूज जो है वो रूरल एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल बी। क्या है? मॉड्यूल बी।
मॉड्यूल बी का जो नाम है वो है फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट। देखो रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। तो रूरल एरियाज के अंदर फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में हम मॉड्यूल बी के अंदर पढ़े। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है रेगुलेशन ऑफ रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि रूरल एरियाज के अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसकी रेगुलेशन कैसे की जाती है। फिर है रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रेडिट फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज के अंदर। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, तो इनकी फाइनेंसिंग यहाँ पर कैसे की जाती है, इनको कैसे फंड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ रूरल नॉन फार्म सेक्टर, जो हमारा नॉन फार्म सेक्टर है उसको कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। साथ के साथ जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन है, अप्रेजल है, इन सभी चीजों के बारे में आप मॉड्यूल बी के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मॉड्यूल ए के अंदर आपने पढ़ा कि रूरल पॉपुलेशन कैसी है, रूरल एरिया कैसा है, कौन कौन से इश्यूज है, उनको सॉल्व करने के लिए आपने मॉड्यूल बी के अंदर पढ़ोगे कि कैसे यहाँ पर उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है हमारा मॉड्यूल सी। क्या है हमारे यहाँ पर मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी डील करता है यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ, यानी कि रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद रूरल हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन, इनिशिएटिव ऑफ आरबी अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि हमारे मॉड्यूल सी के अंदर जो है वो आते हैं। ये चैप्टर नेम यहाँ पर याद कर लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंड। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है रूरल हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है, लास्ट मॉड्यूल, वो है मॉड्यूल डी। क्या है मॉड्यूल डी। ये बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट, रूरल बैंकिंग के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, प्रोस्पेक्ट है और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसके साथ डील करते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला चैप्टर आता है कि जो रूरल बैंकिंग है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है रूरल बैंकिंग के अंदर। ठीक है, और रूरल सोसाइटी के अंदर बैंकिंग का क्या रोल है। उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बैंक यूज कर रही है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। और साथ में फाइनेंसिंग पुअर एज बैंकेबल अपॉर्चुनिटीज, माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर जो है वो रहेगा। यानी कि माइक्रो क्रेडिट कैसे प्रोवाइड किया जाता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये हमने क्या डिस्कस किया, ये हमने रूरल बैंकिंग का सिलेबस डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, रूरल बैंकिंग का सिलेबस। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि सिलेबस प्रायोरिटी हमारी यहाँ पर क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो ये वाली। क्योंकि देखो आपको सिलेबस पता लग गया, अब आपको प्रिपरेशन करनी, प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल कम इंपॉर्टेंट है और कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर सको। क्योंकि देखो बैंकर्स के पास वैसे ही बहुत टाइम जो है वो कम होता है। ठीक है, तो आपको सिलेबस प्रायोरिटी और मॉड्यूल वाइज वेटेज यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अगर हम सिलेबस प्रायोरिटी की यहाँ पर बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल बी। अगर हम रूरल बैंकिंग की बात करें तो रूरल बैंकिंग का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो हमारा मॉड्यूल बी है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा मार्क्स जो है वो आते हैं। अगर मैं एवरेज लेकर चलूं पिछले 2 साल से जो हमने एनालिसिस किया है उसके बेस पर, तो 30 से लेकर 40 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल बी से आते हैं। सबसे ज्यादा जो मार्क्स के क्वेश्चन है वो मॉड्यूल बी से आते हैं, इसीलिए इसको मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। यानी कि जब आप रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करोगे तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल बी को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये पक्का आएगा ही गया, मैं कोई गारंटी बिल्कुल नहीं दे रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे है। पिछले 2 साल के जो रूरल बैंकिंग एग्जाम है उसका जो एनालिसिस किया उसके बेस पर हमने निकाला है कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर चलेगा। ठीक है, एवरेजली इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो है मॉड्यूल सी, जिसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आता था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मॉड्यूल है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो 25 से लेकर 30 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल सी से आते हैं। कहां से आते हैं, मॉड्यूल सी से आते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मॉड्यूल ए, जो कि रूरल पॉपुलेशन के बारे में। देखो रूरल बैंकिंग करने के लिए, अगर आप रूरल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप किसी बैंक में हो, तो आपको रूरल पॉपुलेशन के बारे में पता तो होना चाहिए ना, तभी ना आप तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो थर्ड प्रायोरिटी पे आती है हमारी मॉड्यूल ए।
जिसमें से 15 से लेकर 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है। उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल डी। क्या आता है हमारे यहाँ पर? मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी के अंदर जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह था वो हमने डिस्कस किया था, तो ये सबसे लास्ट में आता है। इसमें चैप्टर भी कम है और ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, तो इसमें 8 से लेकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये 3 मॉड्यूल से 90% जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आते हैं। यानी कि अगर आप इन 3 मॉड्यूल को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो तो आपके 90% मार्क्स यहाँ पे जो है वो आने की संभावना रहती है। बात वैसे तो 90 मार्क्स आते नहीं है, फिर भी मान के चलो कि आपने इतना सिलेबस जो है वो कवर कर लिया। ठीक है, अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत है? अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं यहाँ पर, तो क्या आपको 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं। आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? आपको 50 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 90% सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर कर लेते तो आप आसानी से अपने एग्जाम को पास जो है वो कर सकते हो, अपने पेपर को पास जो है वो कर सकते हो। यानी कि अगर आप ये 3 मॉड्यूल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात है स्ट्रैटेजी की। अगर मेरा ओपिनियन मानो तो आपको ये चारों मॉड्यूल्स अच्छे तरीके से पढ़ने। ठीक है, देखो अगर आपके पास टाइम है तो आप क्यों रिस्क ले लो, आप चारों के चारों मॉड्यूल अच्छे तरीके से पढ़ लो। अगर टाइम नहीं होता है तो उस केस में आप यहाँ पर छोड़ सकते हो मॉड्यूल डी को। बाकी आपको बी, सी और ए ये तीनों मॉड्यूल को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो कवर करना है। तो आई होप आपको जो सिलेबस प्रायोरिटी है और मॉड्यूल बाय जो वेटेज है वो आपको क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से केस स्टडीज जो है वो बन सकती है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे चैप्टर है जिनमें से केस स्टडी बन सकती है, अगर हम सभी मॉड्यूल्स को एक एक करके यहाँ पर देखें तो कौन से ऐसे चैप्टर हैं? जैसे मॉड्यूल जो ए है उसमें काफी कम केस स्टडीज बन सकती है, पर फिर भी चैप्टर है जैसे कि जो रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज है, यानी कि गवर्नमेंट कौन कौन से रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज लेकर आ रही है उसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है। साथ के साथ जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है इसके ऊपर यहाँ पर केस स्टडी जो है वो बन सकती है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि आईआईबीएफ जो है वो रूरल सोसाइटी में से जो है वो केस स्टडी डाल दे, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल हर चीज है। तो सिर्फ ये एग्जाम एनालिसिस के बेसिस में आपको बता रहा हूं, आपको हेल्प करेगी ये चीज। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनमें से केस स्टडी जो है वो बन सकती है। लास्ट में जो इश्यूज कंसर्निंग रूरल एरियाज है इसमें से भी केस स्टडी जो है वो बन सकती है। आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से इश्यूज यहाँ पर रूरल एरियाज में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मॉड्यूल बी की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफी चैप्टर है जहां से केस स्टडी जो है वो बन सकती है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज। जैसे आपको पता है कि रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे फाइनेंस किया जाता है, क्या क्या प्रोविजन है, इसके ऊपर काफी केस स्टडी जो है वो बनेगी। उसके बाद ये जो एसएमई फाइनेंस है यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, इसके अंदर एक एक्ट भी है, तो उसके प्रोविजन के बेसिस पे यहाँ पर केस स्टडी जो है वो बन सकती है। उसके बाद रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पे भी यहाँ पर केस स्टडी बन सकती है। और रेगुलेशन इसके ऊपर तो बनेगी ही बनेगी कि क्या प्रोविजन है, कैसे रेगुलेशन यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें काफी चैप्टर है जिनके ऊपर केस स्टडी बन सकती है। लास्ट में अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें है चांस की बन सकती है, पर मेरे को कम चांस लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मॉड्यूल सी की बात करें तो पहले दो चैप्टर आप मान के चलो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और तीसरा ये तो काफी इंपॉर्टेंट है रूरल हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन। इन तीनों चैप्टर में से केस स्टडी जो है वो बन सकती है। मतलब लगभग आप मान के चलो ये चारों चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से केस स्टडी आने की संभावना जो है वो रह सकती है, पर पहले जो 3 चैप्टर है उसमें से ज्यादा केस स्टडी जो है वो आएगी। बाकी मॉड्यूल डी इसमें काफी कम चांसेस है कि इसमें से केस स्टडी जो है वो आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि केस स्टडी कहाँ कहाँ से आ सकती है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिलेबस पता लग गया, आपको सिलेबस प्रायोरिटी पता लग गई, आपको वेटेज पता लग गई। अब आप बात करते हैं कि आप कैसे 5 दिनों में, बिल्कुल सही सुना आपने, 5 दिनों में आप अपने सिलेबस को कवर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहली चीज आपको क्या है, प्रिपरेशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, अब देखो हमारे पास रिसोर्सेस कई सारे हैं, आपको YouTube पे बहुत ज्यादा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, पर दिक्कत क्या है कि YouTube पे आपको एक तो पहले ढूंढना पड़ेगा, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है वो चीज नहीं पता है। ठीक है, और इस समय आपको फोकस रहने की जरूरत है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो लर्निंग सेशन आपके लिए लेकर आए, क्योंकि लर्निंग सेशन आपके लिए रूरल बैंकिंग का फुल कोर्स यहाँ पर लेकर आया है।
जहां पर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल सिलेबस को कवर किया गया है। यानी कि अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाती है रूरल बैंकिंग की। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेटजी की यहाँ पर बात करूं तो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो लगभग 25 आवर्स के 25 घंटे की यहाँ पर वीडियोस है। ठीक है, जिसमें से जो मॉड्यूल ए है उसकी जो वीडियोस की लेंथ है वो कितनी है 8 घंटे। मॉड्यूल बी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लेंथ कितनी है 11 घंटे। और मॉड्यूल सी की कितने यहाँ पर 4 घंटे और मॉड्यूल डी की कितने यहाँ पर 2 घंटे। ठीक है, अब आप 25 घंटे देख के थोड़ा सा यहाँ पर घबरा गए होगा, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे? तो देखो, ये तो 25 घंटे हुई नॉर्मल स्पीड। क्या आप नॉर्मल स्पीड पे वीडियो देखोगे? नहीं, आप यहाँ पर 1.5x की स्पीड पर वीडियो को आराम से देख सकते हो, जिससे आपको कम टाइम लगेगा इन वीडियोस को स्टडी करने में, इन वीडियोस को देखने में, जिससे आपकी प्रिपरेशन कम टाइम में ही हो जाएगी। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2x पे भी देख सकते हो, उनके लिए तो और टाइम यहाँ पर कम हो जाएगा। पर मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको 1.5x की स्पीड पे यहाँ पर वीडियोस को गो थ्रू करना है। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ 25 आवर्स को 1.5 के साथ डिवाइड कर दूं तो आपके जो घंटे बन रहे वो लगभग 16 घंटे यहाँ पर बन रहे हैं। यानी कि आपको टोटल 16 घंटे यहाँ पर देना है रूरल बैंकिंग को अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, 16 घंटे ये तो वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप वीडियोस को देखोगे, वीडियोस कंसेप्चुअल है, तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो अच्छे तरीके से हो सके। और रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से हो सके। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियोस को अच्छे तरीके से स्टडी करते हो तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। कोई भी केस स्टडी आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व जो है वो कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं 16 घंटे। अब इसको कैसे डिवाइड करना है? सबसे पहले देखो 16 घंटे, इसको 5 के साथ यहाँ पर डिवाइड कर दो। इसको 5 के साथ डिवाइड कर दो तो लगभग आपको 3.2 आवर्स हर दिन यहाँ पर दें। देखो एग्जाम के पास मतलब एग्जाम पास आ गए तो आपको थोड़ा टाइम तो यहाँ पर ज्यादा देना ही पड़ेगा। अभी बीआरबीएल का एग्जाम इस हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो 5 दिन है आपके पास। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको लगभग 3.2 आवर्स यहाँ पर हर रोज जो है वो देने पड़ेंगे। उसके बाद आधा घंटा, यहाँ पर ज्यादा नहीं, आधा घंटा प्रैक्टिस पे दीजिए। देखो प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सकती है। तो आपको आधा घंटा जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और मेगा मॉक टेस्ट है उनकी रिवीजन करनी है, उनको प्रैक्टिस करना है, उनको सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, ये तो हुई थी हमारी 5 दिनों की जो स्ट्रैटेजी है कि 5 दिनों में आपको कैसे रूरल बैंकिंग को यहाँ पर कवर जो है वो करना है। अब जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, देखो ये तो आपको फॉलो करना है, कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्या है? सबसे पहले आपको एग्जाम फॉर्मेट को समझना है। एग्जाम फॉर्मेट क्या? देखो अगर हम रूरल बैंकिंग की बात करें तो 100 मार्क के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। आपको टोटल 2 घंटे यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम को पूरा करने के लिए, और 50 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, केस स्टडी टाइप होते हैं। तो एग्जाम फॉर्मेट को समझना जरूरी है ताकि आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सको। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। लर्निंग सेशन आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं एडिशनली जो हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उसकी रिवीजन करके रूरल बैंकिंग प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सको। साथ ही साथ आपको कोर कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कोर कंसेप्ट जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडरिंग हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, इनके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना और कोशिश करनी है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स वो यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सिर्फ पढ़ लोगे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी। 5 दिनों में आप रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। ठीक है, और इससे आपकी हेल्प हुई। हमारा मेन पर्पस क्या था इस वीडियो को बनाने का, कि आपकी हेल्प कर सके हम लोग, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो हमने आपको पूरी सिलेबस प्रायोरिटी बता दी, मॉड्यूल वाइज वेटेज बता दी, मार्क्स किस मॉड्यूल में से कितने आते हैं वो हमने बता दिया। अब आप इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिजाइन कर सकते हो। और अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे कोर्स में जरूर यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे हमारी इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो चलती हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर अटेंड करनी है, जो कि यहाँ पर 7 PM से लेकर
8 PM तक जो है वो चलती है, तो वो आप ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर किसी और इलेक्टिव सब्जेक्ट की सिलेबस प्रायोरिटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट जो है वो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके, इस वीडियो का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।